Hello everyone, welcome back to my channel. So, in this session, we are going to cover Jean Piaget. So, Jean Piaget was a Swiss psychologist because he was from Switzerland and he was born in 1896. जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था और ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी एक थ्योरी है जिसको हम आज कवर करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कोऑग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे जो थे इन्होंने क्या किया था, ही रिसर्च्ड ऑन हिज ओन 3 चिल्ड्रन एज वेल एज अदर चिल्ड्रन ही इंटरव्यूड। इन्होंने अपने 3 बच्चों पर क्या की थी, रिसर्च की थी और उस पर रिसर्च पर बेसिस ये जो कोऑग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो उन्होंने दी थी। ही स्टडीड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जीन पियाजे ने क्या किया था, अपने बच्चों पर जो रिसर्च की थी और उस रिसर्च में उन्होंने बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को समझा। मतलब बच्चे किस तरह से उनका मानसिक या कोऑग्निटिव डेवलपमेंट होता है उस पर उन्होंने रिसर्च की। तो जीन पियाजे का कुछ एक क्वेश्चन तो बनता है, स्विट्ज़रलैंड या स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी बर्थ का क्वेश्चन बन सकता है। 1896 में बर्थ हुआ था। उसके अलावा उन्होंने रिसर्च किस पे की थी, अपने चिल्ड्रंस पे रिसर्च की थी, ये हो गया। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जीन पियाजे जो थे वो कौन थे और या वो फेमसली कैसे जाने जाते थे। तो जीन पियाजे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते थे, मतलब इनको चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि जीन पियाजे जो थे वो बच्चों को क्या कहते थे, लिटिल साइंटिस्ट कहते थे। लिटिल साइंटिस्ट इसलिए कहते थे क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को, चिल्ड्रन को कहा है लिटिल साइंटिस्ट। तो लिटिल साइंटिस्ट किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो हमें ध्यान रखना है जीन पियाजे ने कहा है। अब इसके बाद जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स दिए हैं जिनको हम समझेंगे। तो जब थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आएगी तो हमें समझना है कि कॉग्निटिव या कॉग्निशन क्या होता है। सो कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन होता है संज्ञान। तो संज्ञान जो होता है या कॉग्निशन होता है वो क्या होता है, संज्ञान होता है एक मेंटल प्रोसेस। क्या होती है, एक मेंटल प्रोसेस होती है जो क्या करती है, विच प्लेज इन गेनिंग, विच हेल्प्स इन गेनिंग नॉलेज। तो कॉग्निशन होता है एक मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, ज्ञान को गेन करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान को पाने की कोशिश करते हैं, नॉलेज को पाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है। अब मेंटल प्रोसेस क्या है वो समझना है। तो मेंटल प्रोसेस क्या है, मानसिक प्रक्रिया या दिमाग से की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, थिंकिंग, सोचना हम अपने मेंटल प्रोसेस में मतलब मेंटल ब्रेन यूज़ कर दे, इसलिए ये मेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है। रिमेंबरिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं बिकॉज इसमें हमारा ब्रेन यूज़ होता है। तो ब्रेन की डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल जो भी चीज़ें हैं वो सब मेंटल प्रोसेस होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है स्कीमाज या स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है मेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने दिमाग में हम जैसे फ्रेमवर्क बनाते हैं उसका, या जिस तरह से हम उसकी छवि बनाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिठाने के लिए, वो होती है हमारी स्कीमा, ठीक है। एक फ्रेमवर्क है ये जो हमने अपने दिमाग में उसका, किसी भी चीज़ को हमने देखा, उसको समझा और उसकी एक छवि बनाई कि ये चीज़ इस तरह से होती है, तो वो होता है स्कीमा। और हम अपने एनवायरनमेंट से जो जो चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसी तरीके से हम स्कीमास बनाते हैं अपने दिमाग में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन जो होती है, एसिमिलेशन में सिंपल आप समझ सकते हो कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो होता है एसिमिलेशन।
एसिमुलेट का मतलब होता है कि हमको, जैसे हमारे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कोई हमने मेंटल फ्रेमवर्क बनाया, लेकिन जब हमने उससे मिलता जुलता कोई और चीज़ देखी तो हमने उसमें अपने स्कीमा में क्या किया, एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करी, तो वो हो गई एसिमुलेशन। फिर आता है एक टर्म एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन क्या है, हमने एसिमुलेशन में तो नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी थी, और एकोमोडेशन में हम करते हैं ऑल्टर या चेंज, ठीक है, मतलब परिवर्तन करते हैं। किसको, जो हमने नई इन्फॉर्मेशन ऐड की थी उसमें हमें कुछ चीज़ डिफरेंस दिखी, हमें लगा कि ये चीज़ पहले स्कीमा में थी लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो हमने उसमें क्या कर दिया, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऑल्टर या चेंज या परिवर्तन किया। तो जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है अपने स्कीमा में या अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की छवि को, तो वो एकोमोडेशन हो गया, यानी ऑल्टर और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा। इक्विलिब्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इक्विलिब्रेशन में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का एक बैलेंस करके जो चीज़ हमने अपने दिमाग में बिठाई वो होता है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो स्टेजेस हैं वो। तो इसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं और 4 स्टेजेस को डीपली समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे किस एज के रहते हैं, 0 to 2 ईयर्स की एज के जो बच्चे होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे होते हैं। अब इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब हो गया ऐसी स्टेज, बच्चों की ऐसी स्टेज जिसमें बच्चे अपने सेंसेस और मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। यानी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, लाइक ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। तो इन 5 ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके जो भी मोटर एक्शंस बच्चा परफॉर्म करता है, 0 to 2 ईयर्स का बच्चा परफॉर्म करेगा जो भी सेंस ऑर्गन की हेल्प से मोटर स्किल्स को, वो स्टेज होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ओनली 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं। और इस स्टेज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं बच्चे में, वो हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उनको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स। तो इस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि अगर आप बच्चे के सामने कोई टॉय रखते हैं और थोड़ी देर बाद उसको छुपा लेते हैं तो बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि वो टॉय वहीं है, ठीक है, यानी द थिंग स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ़ यू हाइड इट, ठीक है, आपने छुपा ली लेकिन फिर भी बच्चे को पता है कि वो वहाँ पर है। तो यानी ऑब्जेक्ट का परमानेंस डेवलप हो चुका है। उसके बाद आती है इमिटेशन। तो इमिटेशन जो होती है यानी नकल करना, वो भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। यानी बच्चा, आप उसके सामने कोई चीज़ बोलेंगे तो वो उसकी नकल करना सीख जाता है, यानी इमिटेशन करना सीख जाता है। इसके बाद होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी ये ग्रॉस मोटर स्किल्स भी उसकी डेवलप हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी बड़ी मसल्स को यूज़ करके एक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं। इसका मतलब है कि 0 से 2 साल के बच्चों के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, जिसमें बच्चे किस एज ग्रुप में रहते हैं, 2 से 7 साल तक के बच्चे इस स्टेज में होंगे। और इस स्टेज के बच्चों में एनिमिज्म जो होती है वो देखने को मिलती है। एनिमिज्म क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चे उनको लिविंग थिंग की ट्रीट करते हैं, मतलब निर्जीव चीज़ों को वो सजीव की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास कोई टॉय है, यानी टेडी या एक सॉफ्ट टॉय कह सकते हो डॉग है, तो बच्चे को लगेगा कि जैसे हम खाना खाते हैं तो इसको भी खाना खिलाएंगे वो, और जैसे हम सोते हैं तो वो उसको भी सुलाएंगे। तो सारी चीज़ें वो उसके साथ में लिविंग थिंग की तरह ही करते हैं। तो यानी एनिमिज्म कहते हैं इसको हम। एनिमिज्म क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करना। इसके बाद आता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब
ऐसी एक बच्चे के अंदर रिवर्स करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई, इसलिए इसको इरिवर्सिबिलिटी बोला गया है कि इस स्टेज के बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। यानी बच्चा एक काम तो कर लेगा, लेकिन अगर उसका रिवर्स करवाया जाए या उससे बोला जाए रिवर्स करो इसका, तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी देखने को ऐसे मिलती है जैसे अगर बच्चा अगर बेड पे चढ़ना सीख गया तो वो बेड पे चढ़ना सीख गया है, लेकिन उसका रिवर्स अगर उसको उतरना को बोला जाए तो वो उतरना नहीं जानता। इसलिए इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी देखी जाती है। सेंट्रेशन देखने को मिलती है। अब सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन होता है जैसे बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ एस्पेक्ट्स देखता है, सारे एस्पेक्ट्स को नहीं देखता, तो वो उसी एक एस्पेक्ट या दो एस्पेक्ट देख सकता है, सारे एस्पेक्ट को नहीं समझ पाता। इसका एक एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि हमने ग्लास थे, ये 2 ग्लास थे और इन 2 ग्लास में हमने लिक्विड भरा हुआ है। बच्चे के सामने हमने 2 ग्लास लिए, उनमें सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया। उसके बाद हमने उसी के सामने क्या किया, एक ग्लास को लिक्विड को हमने पोर कर दिया, यानी इसमें डाल दिया एक लंबे ग्लास में। ठीक है, ये एक लंबा ग्लास है, तो हमने उसके सामने क्या किया, उतने ही लिक्विड को इस ग्लास में वापस डाल दिया। तो बच्चे से फिर हम पूछते हैं कि बताओ अब ये ग्लास का लिक्विड इस ग्लास में पहुंच चुका है, और हम बच्चे से पूछेंगे कि ये वाले ग्लास में लिक्विड ज़्यादा है या ये वाले में, तो बच्चा क्या कहेगा, इस वाले में, क्योंकि उसने एक एस्पेक्ट देखा कि ये जो ग्लास है अब फुल हो गया है और ये अभी भी खाली है। तो वो एम्प्टी और फुल सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये ग्लास क्या है, टॉलर है और ये इसकी विड्थ ज़्यादा है, मतलब इनमें सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है। वो ये समझ नहीं पा रहा कि इसके एस्पेक्ट्स और भी हैं, सिर्फ वो ये देख रहा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका ग्लास जो है वो फुल है, ये नहीं देख रहा कि इसकी हाइट ज़्यादा है। तो इसी जो चीज़ है, जो एक एस्पेक्ट वो समझ पा रहा है कि फुल और एम्प्टी है, इसलिए ये वाला फुल है तो ये इसमें लिक्विड ज़्यादा है, ये बात उसने जब बोल दी दैट मीन्स वो एक ही एस्पेक्ट समझ पाता है अभी। तो ये होती है सेंट्रेशन। तो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में सेंट्रेशन देखने को मिलती है। उसके बाद होती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म भी बच्चे में देखने को मिलेगी 2 से 7 साल की उम्र तक। वो होती ईगोसेंट्रिज्म होती है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो जैसा वो समाज मतलब एनवायरनमेंट के बारे में सोच रखते हैं वैसा ही सब सोच रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग सबकी सोच उनकी सोच जैसी ही है। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिज्म ये होता है, मतलब जो वो सोच रहे हैं वही सबके पर्सपेक्टिव होंगे, यानी बच्चे का पर्सपेक्टिव विल ऑल्सो बी द अदर्स पर्सपेक्टिव, ये बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती है, और इसका मतलब ये है कि लॉजिक नहीं होता है बच्चों के अंदर, वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग रखते हैं, उन्हें कोई लॉजिक लगाना नहीं आता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है बिना लॉजिक की रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 3rd स्टेज है, और इस स्टेज में 7 to 11 ईयर्स के बच्चे रहते हैं, और इस स्टेज के बच्चों में मेनली क्या होता है, लॉजिक बिकम्स कॉन्क्रीट, जो लॉजिक लगाने की क्षमता होती है वो कॉन्क्रीट होने लगती है, इसीलिए इस स्टेज का नाम क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, एक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्वालिटी है बच्चों के अंदर वो डेवलप हो जाती है। वो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, अब साइज़ और डिस्टेंस की समझ रखने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इस स्टेज के बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। इसके बाद है रिवर्सिबिलिटी। तो इस स्टेज के बच्चों में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब है कि जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या कर रहा था, एक काम का रिवर्स नहीं कर पा रहा था, वो इस स्टेज के अंदर करने लगता है। मतलब अगर वो ऊपर बेड पे चढ़ रहा है तो वो नीचे भी उतर पा रहा है। यही हमने एग्जाम्पल दिया था रिवर्सिबिलिटी में कि बेड पे चढ़ना सीख गया है लेकिन बेड से उतरना नहीं सीख पाया है, तो ये रिवर्सिबिलिटी थी। लेकिन अब इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई, वो बैठना भी सीख गया और उतरना भी सीख गया। ठीक है, इसके बाद आती है सीरिएशन। बच्चे के अंदर
सीरियल ऑर्डर्स की समझ आ जाती है, अरेंज करने की समझ आ जाती है, वो चीज़ों को व्यवस्थित करना सीख जाता है उनकी सीरियल्स के अकॉर्डिंग, तो वो समझ भी कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाती है। उसके बाद उसके अंदर आइडेंटिटी की समझ बनने लगती है। और है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्या था, हमने सेंट्रेशन पढ़ा था, तो सेंट्रेशन में क्या था, एक एस्पेक्ट देख रहा था बच्चा, और कंजर्वेशन में क्या है, बच्चे के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स की समझ बनने लगती है। यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन था तो सेंट्रेशन की चीज़ थी, वो सेंट्रेशन था। अब लैक ऑफ सेंट्रेशन नहीं है, दैट मीन्स कंजर्वेशन डेवलप हो चुका है। यानी बच्चा, अगर वही ग्लास वाला एग्जाम्पल था ना सेंट्रेशन में, तो हम अब उसके सामने ये कंडीशंस रखेंगे तो बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये फुल है, बच्चा बोलेगा ये जो ग्लास था वो क्या है, ये टॉलर है और ये इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो अमाउंट क्या है, सेम है, वो समझ जाएगा। यानी वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अदर एस्पेक्ट्स की भी समझ रखने लगता है, इसलिए इस स्टेज के अंदर कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है। Now let's move on to the last stage. So that is formal operational stage. Formal operational stage में जो बच्चे होंगे वो 11 and above के एज के होंगे और इनके अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, बच्चे कल्पना से, मतलब व्हाट इफ वाली चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। मतलब क्या करते हैं बच्चे, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस दे सकते हैं, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनके पास एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस भी डेवलप होने लगते हैं, तो इसलिए वो इमेजिनरी चीज़ों को करने लगते हैं और वो कई सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस बताने लगते हैं। अगर उनके सामने आपने एक प्रॉब्लम रखी तो वो क्या करेंगे, कई सारे सॉल्यूशंस बताने लगते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब वो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन बताने लगते हैं और व्हाट इफ वाली चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। दैट मीन्स बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब वो अपनी इमेजिनरी थिंकिंग भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। इसके अंदर एक इंडक्टिव और डिडक्टिव ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो इंडक्टिव का सिंपल समझ सकते हो आप, एग्जाम्पल से अगर हम किसी जनरल रूल की तरफ जाते हैं तो वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। ये इसी स्टेज में समझने के लिए है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव, यहाँ हमने डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ किया है ना, इसीलिए मैं इसको और इसको भी क्लियर कर रही हूँ। इंडक्टिव मतलब होता है किसी एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू जनरल रूल की तरफ जाना, और डिडक्टिव रीजनिंग लगाने का मतलब होता है कि हमने जनरल रूल दिया और उसके कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल्स की तरफ जाना, यानी उदाहरण से नियम की तरफ, क्या है ये, उदाहरण से नियम की तरफ जाना, वो होता है इंडक्टिव, और नियम से उदाहरण की तरफ जाना वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। सो इन दिस सेशन आई होप I am able to make you clear about cognitive development. So if you like this session, please do like, comment, share and subscribe. Thank you so much.